औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, शुरू करते हैं जी फार्माकोलॉजी का ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसकी पूरी सीरीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह। तो इस पूरी सीरीज़ को जो है लेक्चर वाइज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ANS याद किस तरीके से करना है, कौन सी चीज़ पहले याद करनी है, कौन सी चीज़ बाद में याद करनी है, इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है, और पंजाब यूनिवर्सिटी में जितने भी पास्ट पेपर क्वेश्चंस आए हुए हैं इंशाल्लाह वो भी हम कुछ साथ साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, कुछ जो है एंड पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो ANS की ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपको इस सीरीज़ में मिल जाएगी। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें हम जो चीज़ें सीखेंगे, पहले नंबर पे ANS का इंट्रोडक्शन, यानी कि ANS होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। और दूसरी बात ये हम सीखेंगे कि ANS याद किस तरीके से रखना है, यानी कि कौन सी चीज़ पहले याद रखनी है, कौन सी चीज़ दूसरे नंबर पे हमने याद कर। तो एक याद करने की एक तरतीब बनाएंगे, समझने की एक तरतीब बनाएंगे कि पहले हमने क्या समझना है, फिर क्या समझना है, फिर क्या समझना है। स्टार्ट लेते हैं जी। सबसे पहले आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन जो होती है ह्यूमंस में वो दो तरीके से होती है। एक होती है एंडोक्राइन और दूसरी होती है नर्वस सिस्टम के ज़रिए। अब नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन जो होता है वो हार्मोन्स के ज़रिए कंट्रोल होती है बॉडी। जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है मीन्स सेंटर में, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के ऊपर मुश्तमिल होता है, और पेरिफेरी का मतलब होता है दूर। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें दो किस्म के न्यूरॉन आते हैं, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जिन्होंने मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से अफेक्टर तक लेके जाना होता है, और सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जिन्होंने सेंसरी रिसेप्टर से मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तक लाना होता है। अब जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उनको हम मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है इसमें, और दूसरा आ जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम उसमें वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं। वॉलंटरी मींस यानी कि वो वाली मूवमेंट्स होती हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कंट्रोल होती हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ANS में वो वाली मूवमेंट्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक डिवीजन और दूसरी होती है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन में आ जाता है फाइट और फ्लाइट, यानी कि जहाँ बॉडी ने लड़ना है या भाग जाना है, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होगा। और पैरासिम्पैथेटिक होगी रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन होगी। अब जो सिंपैथेटिक डिवीजन होती है उसमें हम जो न्यूरॉन यूज़ होता है, जो न्यूरॉन सिंपैथेटिक डिवीजन में इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं एड्रीनर्जिक न्यूरॉन, और जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ठीक है, यानी कि सिंपैथेटिक डिवीजन में जो न्यूरॉन इन्वॉल्व होगा उसको हम कहेंगे एड्रीनर्जिक न्यूरॉन, और जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में इन्वॉल्व होगा उसको हम कहेंगे कोलिनर्जिक न्यूरॉन। हमने जो ANS पढ़ना है फार्माकोलॉजी का, उसमें हमारी सारा जो फोकस है वो इस हिस्से पे है। यानी कि ये मैंने आपको सिर्फ एक तरतीब समझाने के लिए बात की थी कि हम स्टडी इस तरीके से इसको कर रहे हैं, लेकिन ये आया कहाँ से है, ये एक्चुअली है किस चीज़ का हिस्सा है। तो ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बनाया था। हमने जो चीज़ सीखनी है वो हमने ये वाला पार्ट हमने स्टडी करना है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS, यानी कि कौन सी ड्रग्स जो हैं वो सिंपैथेटिक डिवीजन को, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी, और कौन सी ड्रग हैं जो इसको इनहिबिट करेंगी, कौन सी ड्रग हैं जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को यानी कि रेस्ट और डाइजेस्ट वाली कंडीशन को स्टूमुलेट करेंगी, और कौन सी ड्रग हैं जो इसको क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एक्टिवेट होती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो उसमें क्या होगा कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अगर एक्टिवेट होगा तो हमारा जो प्यूपल है, जो आइरस के दरमियान जो होल होता है उसको हम प्यूपल कहते हैं। तो इसका जो साइज़ होता है ये रोशनी को कंट्रोल करता है ना, यानी कि ये हमारा आइरस होता है,
तो आइरस के दरमियान में ना प्यूपल होता है, तो इसके पीछे लेंस लगा होता है। लेंस आपको पता है कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स के ज़रिए पीछे सेलरी बॉडीज़ के साथ सेलरी बॉडीज़ के साथ अटैच होता है। अब यहाँ से रोशनी जब इंटर होती है ना, तो ये प्यूपल का जो साइज़ होता है ये रोशनी को कंट्रोल करता है, और इसका साइज़ डिम लाइट और ब्राइट लाइट में जो है वो चेंज होता रहता है। तो अब अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा ना, तो प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करेगा, यानी कि इसका साइज़ क्या होगा, कम होगा, सिकुड़ेगा। किस कंडीशन में, अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। स्टिमुलेट सलाइवा, यानी कि सलाइवा की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। ठीक है, कब, जब पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एक्टिवेट होगी। स्लो हार्ट बीट, यानी कि हमारे जो दिल की धड़कन है, हार्ट बीट है, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में कम हो जाती है। कंस्ट्रिक्ट एयरवेज, यानी कि जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन यानी कि फेफड़ों की जो नालियाँ हैं वो सिकुड़ेंगी। तो उसका जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होगा, एक्टिवेट होगा। स्टिमुलेट स्टोमिक, यानी कि स्टोमिक को, मैदे को स्टिमुलेट करता है। इसका मतलब है कि HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, या हम कह सकते हैं कि जो मैदे का जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो तेज़ होगा। ठीक है। स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर की एक्टिविटीज़ जो भी वो तेज़ होंगी। अब गॉल ब्लैडर आपको पता है कि HCl की सिक्रीशन के साथ एसोसिएटेड होता है। स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की एक्टिविटी तेज़ होगी, यानी कि उसकी क्या होगी कि मोटेलिटी तेज़ होगी, तो इससे क्या होगा कि डाइजेशन तेज़ हो जाएगी। कंट्रैक्ट ब्लैडर, ब्लैडर को कंट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब है कि यूरिनेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब डिट्रोसर मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो ब्लैडर के मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, तो इससे यूरिनेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इससे क्या होगा। जब सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो डायलेट प्यूपल, यानी कि इससे ना आपने सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के इधर आपने उलट करते जाना है, बस प्यूपल डायलेट हो जाएगा। उधर स्टिमुलेट सलाइवा, इनहिबिट सलाइवा, हार्ट बीट जो है उधर स्लो हो रही थी, इधर तेज़ हो जाएगी। एयरवेज उधर कंस्ट्रिक्ट होंगी, इधर रिलैक्स होंगी। इधर स्टोमक जो है उसकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगी, इधर इनहिबिट होगा। गॉल ब्लैडर की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही थी, इधर इनहिबिट हो रहा है। इधर इंटेस्टाइनल मोटेलिटी जो है वो ज़्यादा हो रही थी, इधर इनहिबिट हो रही है। इधर ब्लैडर कंट्रैक्ट कर रहा था, यानी कि यूरिनेशन ज़्यादा हो रही थी, इधर रिलैक्स करेगा, यानी कि यूरिनेशन कम होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों के ANS याद किस तरीके से करना है। तो ये बड़ा इजी वे है, सारी आपने पहले तरतीब बनानी है कि सबसे पहले हमने जो चीज़ समझनी है वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी कि ANS में न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो आपको पता है कि हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है वो है एसिटाइलकोलिन, और जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में यूज़ होता है वो होता है एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन। तो इस चीज़ के बारे में हमने न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में सारी चीज़ें पहले समझनी है और याद करनी है। सेकेंडली रिसेप्टर्स, अब हमने पता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन यूज़ हो रहा था, कोलिनर्जिक न्यूरॉन यूज़ हो रहा था। तो अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। अब जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनको भी अब आगे दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी कि मस्कैरिनक रिसेप्टर्स और निकोटिनक रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स के बारे में हमने डिटेल से समझना है। उसके बाद याद रखनी है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि ANS की जो ड्रग्स हैं वो है कौन कौन सी। तो उसमें हमने पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, यानी कि वो वाली ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी। पैरासिम्पैथोलिटिक, यानी कि वो वाली ड्रग जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कम करेंगी, इसकी एक्टिविटीज़ जो हमने पीछे पढ़ी हैं उनको डिक्रीज़ करेगी। सिम्पैथोमाइमेटिक, यानी कि जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को तेज़ करेंगी। पैरासिम्पैथोलिटिक, जो सिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ को कम करेंगी। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को ये वाली क्लासिफिकेशन नहीं ना आती तो उसे ANS नहीं आता। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये इसमें हमने जितनी ड्रग्स पढ़ी होंगी ना, इधर इसकी भी, इसकी भी, इसकी जितनी हमने ड्रग्स पढ़ी होंगी, उस हर एक ड्रग का अलहदा अलहदा इंट्रोडक्शन, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को हम फार्माकोडायनामिक्स भी कहते हैं। उसके एक्शंस क्या होंगे,
थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, यानी कि वो बॉडी के किस किस हिस्से पे एक्ट करेगा जाके, उसके एक्शंस, उसके थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स, यानी कि उसके फ़वाइद क्या क्या है उस ड्रग्स को यूज़ करने के, फार्माकोकाइनेटिक्स उस ड्रग की, उसके बाद उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स और कंट्रा इंडिकेशंस। ये वाली हमने हर एक एक ड्रग की अलग-अलग स्टडी करनी है, क्योंकि ये अलग-अलग ड्रग्स आ जाती हैं, यानी कि एक ही ड्रग आती है, वो हमने बतानी होती है कि वो किस क्लास की है, यानी कि वो सिम्पैथोलिटिक है या सिम्पैथोमाइमेटिक है। सॉरी, इधर जो है ना वो सिम्पैथोलिटिक आना था। यानी कि हमने बताना होता है कि जो भी ड्रग आई है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की है या सिम्पैथेटिक की है, फिर बताना है कि वो उसको एक्टिवेट कर रही है या उसको इनहिबिट कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम कर लेंगे तो हमारा ANS कंप्लीट हो जाएगा। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर वेरी इजी, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें 2-3 लेक्चर बनने हैं इसके न्यूरोट्रांसमीटर के, वो भी समझाने में टाइम लगता है, इतना मटेरियल नहीं होता, डिटेल से बात करने में टाइम लगता है बस। रिसेप्टर्स का एक ही लेक्चर बनेगा, तो इंशाल्लाह रिसेप्टर्स के जितने भी पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना वो आपके क्लियर हो जाएंगे उस एक ही लेक्चर में। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का भी एक ही लेक्चर बनेगा, तो क्लासिफिकेशन हम सारी ड्रग्स की कर लेंगे। उसके बाद जितनी ड्रग्स होंगी उनको हमने बारी बारी एक एक लेक्चर में अलग-अलग उसको डिस्कस करेंगे। कुछ ड्रग्स हैं वो अकेली आती हैं पेपर में 20 नंबर की, तो उनका हमने ये सारा ही मटेरियल करना होता है। कुछ ड्रग्स होती हैं वो 5-5 नंबर की आती हैं, तो उनका हम थोड़ा कम मटेरियल कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है कि हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का इंट्रो देखा है, और उसके बाद हमने देखा है कि हमने ANS याद किस तरीके से करना है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं और ANS के न्यूरोट्रांसमीटर हैं कौन कौन से, पास्ट पेपर में क्या क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद इंशाल्लाह रिसेप्टर्स डिटेल में देखेंगे। जिस बच्चे का यहाँ तक हो जाता है ना, यानी कि उसको न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं, रिसेप्टर्स आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग आ जाती है, तो उसका हाफ ANS हो जाता है। बल्कि हाफ से भी मैं समझूंगा कि ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि उसका वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें उसकी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि वाइवा में उससे यही पूछा जाना है, उससे ड्रग पूछी जा सकती है और वो आपसे पूछेगा कि ये किस क्लास की ड्रग है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाफ इधर तक आपका बनता है, ये 3 चीज़ें आपका हाफ बनाती हैं और ये आपका हाफ बनाता है। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर बात करेंगे।